अभी तक हमने देखा कि 0 और 90 के बीच को क्या कहते हैं, 90 अंश को क्या कहते हैं, 90 और 180 के बीच का कोण होगा उसको क्या कहा जाता है, और 180 के अगर एंगल हो तब क्या। 4 तरह का हमने देखा, अभी शून्य कोण भी एक देखा। अब 180 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, वो देखना है। तो देखिए जैसे कि क्या हुआ, जैसे अगर मान लेते हैं ये 0 डिग्री वाला कोण है, इसी के ऊपर अगर दोनों होता तो 0 डिग्री का होता। अगर यहाँ पे आ जाता तो ये वाला 90 अंश का हो जाता। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर होता मान लो तो ये अधिक कोण हो जाता। अगर ये रेखा ऐसे हो जाता तो ये कितना हो जाता, 180 अंश का कोण होता। अब 180 के एक्स्ट्रा जाते हैं, ठीक है। 180 के बाद अगर मान लो ये आ गया तो यहाँ 0 से लेके ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये 180 से अधिक हो गया, ठीक है, 180 से अधिक हो गया। अगर यहाँ पे आता ये वाला तो यहाँ से ये वाला पूरा यहाँ देखेंगे तो 180 प्लस और 90 जोड़ेंगे तो ये 270 का हो जाता। 90 90 90, ठीक है, 270। और पूरा यहाँ पे आ जाता तो क्या हो जाता, ये पूरा कोण कितना, कंप्लीट एंगल कहते हैं, जो कि 360 डिग्री का होता है। मतलब कहने का कि जहाँ पर भी एक सर्कल वाला कोण दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया और यहीं पे वापस आ गया, तो ये टोटल एक 360 डिग्री का कोण होता है। और जो 360 डिग्री का कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संपूरक कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण कहते हैं, याद रखिएगा। संपूरक आगे हम देखेंगे। संपूर्ण या फिर कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल कितने का होता है भाई, तो 360 डिग्री या संपूर्ण कोण होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 180 तक का तो हमने देखा, 180 वाले को हम क्या रिजु कोण कह दिया, उसी को सरल कोण भी कहा जाता है। अब 180 से अधिक और 360 से कम होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ से एक बना देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये ऐसे, ठीक है, ये वाला कोण देखिए यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, तो यहाँ अगर ऐसे लाइन होता तो 180 होता, परंतु ये जो अब दिख रहा है हमको ये 180 से अधिक दिख रहा है और 360 से कम दिख रहा है। तो इसी कोण को हम क्या कहते हैं, वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि इस केस में जो एंगल होता है क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको हम वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला आया संपूरक कोण और पूरक कोण। संपूर्ण कोण तो हमने देख लिया कि एक कंप्लीट एंगल कितना, यहाँ पे एंगल कितने का हो जाता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल। अब पूरक और संपूरक कोण, ये जो पूरक और संपूरक कोण होते हैं एक्चुअली जो ये पेयर वाले एंगल होते हैं, ठीक है, युग्म वाले होते हैं, जोड़े में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश का हो, उसको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, कि अगर दो एंगल का सम या योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। अब समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एक कोण मान लो क्या है, ए है, ये दूसरा कोण क्या है, बी है। अब ये देख रहे हैं आपको टोटल ये 90 अंश का कोण दिख रहा है, सम कोण। ए और बी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 90 अंश मिल जाएगा। मतलब अगर दो कोणों का योग, अगर दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश के बराबर हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे का क्या होगा, पूरक कोण होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना हो, 90। अच्छा अब मैं पूछ दूं कि एक कोण मान लो 60 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा भाई, तो आप 60 को क्या करेंगे, 90 में घटा दीजिए, तो 90 माइनस 60 कर देंगे तो 30 मिल जाएगा। तो 30 क्या हो गया, 60 का पूरक हो गया। अच्छा एक कोण मान लो 75 है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा, हम 90 में घटाएंगे। तो जब भी आपसे पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेगा तो एक एंगल जो दिया होगा उसको 90 में से आप घटा देंगे तो उसका पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा एक अगला है संपूरक कोण, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे पूरक में योग कितना था, 90, तो संपूरक में योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है। समझिए इसको, जैसे एक ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, एक बिंदु है, ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 का होता है। अब मैं एक और कोण बना दिया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक कोण मिल गया ए है और यहाँ पे दूसरा कोण मिल गया बी। अब देखिए ए और बी ये दोनों कोण मिल के एक सीधी लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक संपूरक कोण हो गया। तो ए और बी दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो अगर दो एंगल ए और बी है और उनका योग अगर 180 डिग्री है तो ए और बी एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये ए का वैल्यू दे दिया था 30 डिग्री,
ठीक है। अगर एक कोण 30 है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 180 में जो एक कोण दिया होगा उसको घटा देंगे तो हमको संपूरक मिल जाएगा। मतलब जो 30 डिग्री है उसका संपूरक कोण कितना होगा 150। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा कि पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं आसन कोण क्या कहलाता है। आसन कोण को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। इसको अब ड्रॉ करता हूँ तब समझिएगा। जैसे दो कोण की मैं बात कर रहा हूँ, एक कोण ये है, ठीक है, एक दूसरा कोण ऐसा बना दिया। यहाँ पे आपको दो कोण दिखने को मिल रहा है। एक कोण यहाँ पे ये है ए मान लो, एक दूसरा कोण ये बी है, दो कोण मिल गया। अब देखिए इन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही है, कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का जो कॉमन जो शीर्ष बिंदु है, जो वर्टेक्स है, शीर्ष एक ही जगह पे है। तो पहला पार्ट वही बोला कि दो कोण जिनका शीर्ष कहाँ हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो ये कॉमन हो गया दोनों के लिए, इस वाले कोण के लिए भी और इस वाले कोण के लिए भी। दूसरा कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब एक भुजा कॉमन है। तो ये वाला भुजा को देखिए, ये जो भुजा है इस कोण के लिए भी है, इस कोण के लिए भी है। तब इस तरह का अगर कोण होगा तो एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का आसन कोण या फिर एडजेसेंट कोण कहलाता है। मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक दूसरे का आसन कोण है, एडजेसेंट कोण है। मतलब दो एक दूसरे से लगा हुआ जो कोण है, सबसे नज़दीक में सटा हुआ कोण होता है, उसी को हम आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर पेयर एंगल या फिर कोणों का रैखिक युग्म क्या कहलाता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का रैखिक, दो कोणों को कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। मतलब देखिए, मतलब एक मैं रेखा खींचा, ऐसे एक रेखा खींच दिया, अब इसके एक ही साइड में या तो नीचे या फिर ऊपर एक मैं ऐसे दो कोण बना दिए, एक कोण ये और एक कोण ये, क्योंकि ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। तो इन दोनों रेखा को क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, या फिर रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या कर रहे हैं, रेखा का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये देखेंगे तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग भी हमेशा क्या होगा, 180 का होगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होगा कि रेखा के एक ही साइड में दोनों कोण बना होगा। नीचे भी हम बना सकते हैं, मान लो मैं ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का योग भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होगा, यदि दो एंगल रेखा के एक ही साइड बने हुए हों और दोनों का योग हमेशा 180 होता हो तो उसको हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। अब आएगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण को समझाने के लिए मैं आगे एक आपको डायग्राम में ले चलता हूँ और आपको वहाँ पे बताऊँगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, फिर संगत कोण क्या होता है। ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है, मैं सब कुछ एक जगह आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार हम फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 90 अंश का कोण था, तो ये राइट एंगल या समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे देखिए ये कोण जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल या न्यून कोण हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला कोण आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये समकोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये हो गया अधिक कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बाइसेक्टेड एंगल, ये आसान है, कोई चीज़ नहीं। जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी है, एक ऐसा, इसको हम बाइसेक्टर कहते हैं या समद्विभाजक कहते हैं। तो एक कोण को, जैसे ये पूरा एक कोण था, ये लाइन खींची है, दोनों कोण को अगर बराबर में बांट दिया, ठीक है, ये और ये बराबर, तो इसको हम बाइसेक्टेड एंगल कहेंगे या फिर समद्विभाजक एंगल कहेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं क्या, समांतर रेखाएं। आगे परिभाषा आपको मिल जाएगा, बस मैं यहाँ पे बताता हूँ कि समांतर रेखा क्या होता है। तो जब दो रेखाएं, जैसे मान लो ये रेखा L है, ये दूसरी रेखा M है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो हम उसको समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होता है, इसलिए इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। सम अंतर मतलब बराबर का अंतर हर जगह, इसलिए हम इसको पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक रेखा इधर है, दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा, लंब रेखा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हुई, एक दोनों से कितने अंश का, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, आप देख रहे हैं ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हो अगर प्रतिच्छेदी बिंदु पे, जैसे ये बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर या फिर प्रतिच्छेदी बिंदु पर अगर दो रेखाएं 90 अंश का कोण बना रहे हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे का लंब होता है, लंबवत रेखा होते हैं, उसी को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं।
यहाँ पे गए, इसको हम इंटरसेक्टिंग रेखाएं या फिर इसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हों, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होते हैं उनको हम समांतर कोण कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ को हम तो देख ही चुके हैं कि राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, रिफ्लेक्स भी देखे, एडजेसेंट भी देख लिए।